एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपकी केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से समझेंगे एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दीज आर द टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। फिर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट्स, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देन वी विल डिस्कस रिएक्टिविटी सीरीज एंड इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन देखेंगे। देन आयोनिक कंपाउंड्स की हम बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि मेटल अकर कैसे होते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, ओर्स में से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड लास्ट में हम कोरोजन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कि कोरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड मेटलॉइड्स हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जो कि एक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, ठीक है। एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। तो हम मेटलॉइड्स के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, वी विल ओनली टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा मेटल्स ही हैं एंड देन नॉन मेटल्स हैं, सो ज्यादा क्वांटिटी मेटल्स की है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे फॉर्म करते हैं मेटल्स? जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जब मेटल्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। एंड नॉन मेटल्स स्टेबल होने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है, ठीक है। सो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो टोटल 10 फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, 1 बाय 1 हम हर एक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है कि कोई मेटल या फिर कोई नॉन मेटल वो किस फिजिकल स्टेट में, यानी किस स्टेट में वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं दे जनरली एग्जिस्ट इन दी सॉलिड स्टेट। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जबकि जनरली मेटल्स के स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पे मरकरी हो गया हमारा एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन आप लिख सकते हो गैलियम, ठीक है। जो सा आपको इजी लगे आप वो याद कर सकते हो। तो गैलियम भी क्या है? गैलियम भी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। और गैलियम को अगर आप हाथ में लोगे तो ये जैसे कि आपके हाथ पे ही पिघल जाएगा, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल एज गैसियस स्टेट। क्या फर्क है कि नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, साथ साथ गैसियस स्टेट में भी वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि अभी हमने मरकरी के केस में देखा, ठीक है। ये भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, मरकरी एक मेटल है, इतना फर्क है, ठीक है। अब बात करते हैं लस्टर की। सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर क्या होता है? लस्टर वर्ड का मीनिंग होता है शाइन करना, टू शाइन, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल्स क्या है? मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस, यानी कि जो मेटल्स है दे शो लस्टरस प्रॉपर्टी, वो शाइन करते हैं। एग्जांपल जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। हम जानते हैं गोल्ड एंड सिल्वर ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि शाइन करते हैं। कितना ज्यादा शाइन करते हैं? तो दे हैव लस्टरस
प्रॉपर्टी, ठीक है, इसे हम कहते हैं लस्टर। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, वो शाइन नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन एंड ग्रेफाइट क्या है? ये ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि शाइन करते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो जो आपको इजी रहेगा याद करना, विच इज डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है क्योंकि ये कार्बन की ही फॉर्म होता है, और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। सो डायमंड एक नॉन मेटल है जो कि लस्टरस प्रॉपर्टी शो करता है। डायमंड कितना ज्यादा शाइन करता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते थे जनरली डू नॉट शो लस्टर, वो शाइन नहीं करते हैं। एक्सेप्शन है आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, क्लियर हो गया। इसका क्या एक्सेप्शन है? इसका एक्सेप्शन है लेड। लेड एक ऐसा मेटल है जो कि लस्टरस प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जबकि मेटल्स जनरली शो करते हैं लस्टरस प्रॉपर्टी, वो शाइन करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली हार्ड इन नेचर, या हम जानते हैं कि आयरन जैसा एक मेटल है। आयरन कितना हार्ड होता है? क्यों हार्ड होता है? क्योंकि मेटल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड होता है ना, जैसे कि मान लो दो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए क्या होते हैं? मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं नेचर में। एक्सेप्शन है सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये क्या है? ये तीन ऐसे मेटल्स हैं जो कि हार्ड नहीं होते हैं, और एनसीईआरटी में क्या लिखा है? दे कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ, यानी कि आप इन मेटल्स को ना चाकू से भी काट सकते हो, ठीक है, तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, ये एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर। मेटल्स हार्ड होते हैं नेचर में, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे नेचर में। एक को आप याद रख लोगे, दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। सो दे आर सॉफ्ट इन नेचर। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड होता है। हम जानते हैं डायमंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। सो ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते हैं मेलिएबिलिटी की। सो फ्रेंड्स, मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की जिसमें हम उसको बीट करके, हैमर से बीट करके उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखो मेलिएबिलिटी, मान लो कि कोई मेटल है, एग्जांपल लेते हैं आयरन का। सो ये मान लो आयरन पहले इस शेप में था और मैंने इसे हथौड़ा मार मार के थिन शीट में, ऐसी थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि आयरन क्या है? आयरन मेलिएबल है, क्योंकि विद हैमरिंग इट, मैं इसको हैमर करके साथ थोड़े से मार के इसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इट शोज मेलिएबल प्रॉपर्टी, इसे ही हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। सो मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि जनरली जो मेटल्स होते हैं दे आर मेलिएबल इन नेचर, उन्हें हम हथौड़े से मार के विद हैमरिंग दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। आपने देखा होगा गोल्ड फॉइल का जो हमने रदरफोर्ड का एग्जांपल पढ़ा था, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था क्लास 9 में हमने पढ़ा था, उसमें जो गोल्ड फॉइल थी, गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया गया था? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और गोल्ड को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबिलिटी, दे आर मेलिएबल, दे शो द मेलिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये यहाँ पे एग्जांपल हो गया गोल्ड एंड सिल्वर। मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप मेटल या फिर नॉन मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं, उन्हें आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आप, आई होप फ्रेंड्स, आपको ये चार प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, अच्छे से क्लियर हो गई है। साथ साथ हम एक्सेप्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डक्टिलिटी के बारे में। सो फ्रेंड्स, डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, देखो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत मतलब रिलेटेड है आपस में। मेलिएबिलिटी में हम क्या करते हैं, किसकी बात करते हैं कि हम इस एक मेटल या फिर एक नॉन मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम उसे मेलिएबल कहते हैं, नहीं कहते हैं। सो अब यहाँ पे डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि क्या हम उस मेटल उस या फिर उस नॉन मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे हमने थिन शीट्स की बात करी थी, डक्टिलिटी में हम थिन वायर्स की बात करते हैं। सो देखो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जो मेटल्स होते हैं आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो इसका क्या मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर। क्या बोला मैंने? मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, दे आर जनरली डक्टाइल इन नेचर, यानी कि आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि आप उन्हें थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो डक्टिलिटी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल जिसमें हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो फ्रेंड्स देखो, हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनको रिलेट करो। हम जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। अगर वो हार्ड होते हैं और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मान लो कि ये कोई मेटल है, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे बिल्कुल पास पास होंगे, बिल्कुल उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बहुत ज्यादा हाई होगा, यानी कि इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो मेल्ट होंगे या फिर बॉयल होंगे। क्या कहा मैंने कि अगर आपको इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की। मेटल्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि यहाँ पे उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज आपस में रिलेटेड है। अब इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब इनके मॉलिक्यूल्स भी पास पास नहीं होते हैं, जिस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। सो ये यहाँ पे एक्सेप्शंस हो गए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हम जानते हैं दे आर जनरली नॉट हार्ड, वो इतने हार्ड नहीं होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन नॉन मेटल्स के, उनके बीच का बॉन्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिस वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है डायमंड। ये भी हमने डिस्कस किया था कि डायमंड क्या है, डायमंड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस इन दी वर्ल्ड। तो डायमंड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे, उनका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिस वजह से इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, जबकि नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली लो होता है। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, क्लियर हो गया। दो प्रॉपर्टी हमने और डिस्कस कर ली। सो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज डेंसिटी। सो फ्रेंड्स, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम क्लास टाइम में पढ़ चुके हैं। अब डेंसिटी क्या होती है? मेटल्स की जो डेंसिटी होती है दे आर जनरली हाई डेंसिटी, यानी कि वहां पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम जानते हैं कि मेटल्स का ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, बिल्कुल से पास पास है मॉलिक्यूल्स, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं मान लो ये एरिया ले लूं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स, जहां पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके बीच में तो स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस एरिया को ले लूं तो इसमें तो 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और यही सेम एरिया यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, और नॉन मेटल्स की जनरली यहाँ पे मैं वर्ड का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत से एक्सेप्शंस भी हैं। अब नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, क्योंकि पर यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है, जबकि मेटल्स में पर यूनिट एरिया में उसी सेम एरिया में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, नॉन मेटल्स में डेंसिटी कम है। एक्सेप्शन है यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम। वापस हम जानते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट में थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गया सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्शन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज सोनोरस। फ्रेंड्स, इस वर्ड का क्या मतलब है, सोनोरस? यानी कि मान लो कि एक आयरन का रॉड है, अगर मैं आयरन के रॉड को ऐसे मतलब छोड़ दूंगा तो नीचे यहाँ पे फ्लोर है, तो फ्लोर पे जब वो मतलब गिरेगा तो वहां पे आवाज प्रोड्यूस होगी, एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। जो मेटल्स होते हैं दे जनरली प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। अगर आप एक मेटल को एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करोगे, उसे फेंकोगे, तो उससे आवाज प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स क्या होते हैं, दे आर जनरली सोनोरस, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। इसका अपोजिट, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So now let's discuss about thermal and electrical conductivity। तो इसका क्या मतलब है, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल यानी कि हीट, यहाँ पे मैं मीनिंग लिख देता हूँ। थर्मल का मतलब होता है हीट, और इलेक्ट्रिसिटी का तो मतलब हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, तो एक गिवन मेटल या फिर गिवन नॉन मेटल क्या वो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है, कंडक्ट करना यानी कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट फ्लो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिल्वर एग्जांपल है, यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर आर दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉपर की वायर्स होती हैं। कॉपर की वायर्स क्यों होती है? क्योंकि उसमें से इजीली वो एक कॉपर एक मेटल है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है क्योंकि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हम कॉपर के वेसल्स देखें, कॉपर के बर्तन देखते हैं, उसमें हम खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो हीट आसानी से कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल हो गया। सिल्वर के बर्तन भी होते हैं लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं जिस वजह से उनका यूज हम कम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्सेप्शंस की। सो लीड एंड मरकरी ये क्या है? ये मेटल्स है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये एक्सेप्शन है कि दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, सो ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कैसे याद करोगे इसे? देखो, हम जानते हैं मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो जो नॉन मेटल्स होंगे वो बैड कंडक्टर्स होंगे ऑब्वियसली ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉपर्टी विच इज नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब ये ऑक्साइड क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखो, मान लो कि एक मेटल है, मान लो एक मेटल है और उस मेटल को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, मान लो एक मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? वो एक कंपाउंड बनाएगा विच इज नोन एज मेटेलिक ऑक्साइड। वहीं पे अगर एक नॉन मेटल इसे मैं NM से रिप्रेजेंट करता हूं, एक नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा। इट फॉर्म्स अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। NMO में इसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? दे आर जनरली एसिडिक इन नेचर, यानी कि जब मैं इस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एक सोल्यूशन में डिप करूंगा तो वो एक एसिड बनाएगा। तो ये हमने एसिड बेसिस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक होती है नेचर में। कैसे याद करोगे? सबसे पहले एसिडिक को याद करो, एसिडिक में यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। उसके बाद आप आओ मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती है? दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो नॉन मेटेलिक, एक आप याद रखो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? एसिडिक होती है नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं? दे आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जब आप एक मेटेलिक ऑक्साइड को एक सोल्यूशन में डिप करोगे तो वो क्या बनाएगा? एक बेस बनाएगा। तो इसलिए वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होती है ये मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बहुत इजी है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। इन सभी जितने भी PDF है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे कि मेटल्स वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन की। जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। सिंपल। ठीक है, ये यहाँ पर ये वर्ड इक्वेशन भी गिवन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। यहाँ पर आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो कॉपर एक मेटल है एंड एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। एंड कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये मेटल ऑक्साइड है एंड जो कॉपर ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, देन दूसरा एग्जांपल है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिंपल। ठीक है, तो मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद मेटल ऑक्साइड बनता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड बनते हैं इनका नेचर कैसा होता है? ये बेसिक होते हैं नेचर में। हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट में पढ़ चुके हैं कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, यहाँ पर अब अगले टॉपिक में हम यही बात करेंगे, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है? सो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक ऑक्साइड्स। मोस्ट ऑफ द जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, वो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दोनों एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड है ना, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब
वो ऑक्साइड जो एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करती हैं वो होती है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एंड बाकी की जो मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती है नेचर में। ठीक है, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर आप एग्जांपल्स से समझ भी सकते हो कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे हैं। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एंड रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में HCl क्या है, एक एसिड है। सो एसिड का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एंड क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट एंड H2O मतलब वाटर बन रहा है। अब हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि जब भी एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, यहाँ पर एसिड का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एंड सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो जब एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होगा तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्या है, बेस है, एक बेस है, तभी उसका एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, HCl के साथ रिएक्शन हुआ एंड क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर बना। एंड इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तभी उसका एसिड के साथ रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर बन पाया। अब दूसरे रिएक्शन में देखो, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर बन रहा है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज अ बेस एंड सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये एक सॉल्ट है। ठीक है, दिस इज अ सॉल्ट एंड साथ ही साथ वाटर भी बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर भी बेस का रिएक्शन हो रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ एंड सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बिकॉज हमें पता है कि सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब बेस एंड एसिड का, एसिड या बेस का रिएक्शन होता है। तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, एसिड होगा। सो दिस इज अ एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो बेस की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसीलिए उसका एसिड के साथ रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर बन पाया। एंड दूसरे रिएक्शन में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एसिड की प्रॉपर्टीज, एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए बेस के साथ रिएक्शन होके सॉल्ट एंड वाटर बन पाया। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बिकॉज वो बेस एंड एसिड दोनों की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इन दोनों रिएक्शन से ये प्रूव हो रहा है। ओके, सो इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड ये दोनों ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसके एग्जांपल से हमने समझ भी लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स सी, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड मेटल ऑक्साइड बनती है एंड साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। ठीक है, क्या रिएक्शन होता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide but all metals do not react with water। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होती है ना, कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में soluble होती है, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो वाटर में जब वो डिसॉल्व हो जाती है तो उनका फर्दर रिएक्शन हो रहा होता है वाटर के साथ। ठीक है, तो जो मेटल ऑक्साइड वाटर में soluble होती हैं उनका फर्दर रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। अब वो जो मेटल ऑक्साइड बना है वो वाटर में ही तो बना है। अब वो जो कुछ मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, तो फिर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेती हैं। ठीक है, लेकिन सारे मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो पानी में सॉल्युबल नहीं होती, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल होती हैं उसका रिएक्शन होकर वाटर के साथ क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये आपकी पूरी वर्ड इक्वेशन है, इसका ध्यान रखना है। मेटल एंड वाटर का रिएक्शन होके बनता है मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब वो मेटल ऑक्साइड अगर पानी में सॉल्युबल है तो फिर मेटल ऑक्साइड एंड वाटर के रिएक्शन के बाद क्या बन जाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आप इन एग्जाम्पल से समझ भी सकते हो। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। यहाँ पर पोटेशियम एंड वाटर का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पोटेशियम क्या है, एक मेटल है एंड वाटर के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
मेटल ऑक्साइड जो बनेगा वो होता है पानी में सॉल्युबल होता है। जो यहाँ पर पोटेशियम और वाटर के साथ रिएक्शन होके जो मेटल ऑक्साइड बनेगा पोटेशियम का, वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो पानी में सॉल्युबल होगा वो मेटल ऑक्साइड, तो फिर क्या बन जाएगा, जो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पर बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डायरेक्ट हमने यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिख दिया बिकॉज ये दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखो मेटल एंड वाटर का रिएक्शन हुआ तो मेटल ऑक्साइड बन जाता है, लेकिन फिर वो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है एंड देन मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम एंड वाटर के रिएक्शन के बाद बना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो तब भी रिलीज होती है। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड साथ ही साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। तो जहां पर हीट एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। सो दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर मेटल एंड वाटर का रिएक्शन हुआ तो मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर वो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर दोबारा उसका रिएक्शन होकर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो फिर यहाँ पर बन गया ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डायरेक्ट उस रिएक्शन को लिख दिया। एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है एंड हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर, दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम प्लस वाटर। तो कैल्शियम मेटल है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब कैल्शियम का जो ऑक्साइड होता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन होगा एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो डायरेक्ट बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी ही। ठीक है, सो कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन एंड वाटर का रिएक्शन हो रहा है, क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटल ये ऑक्साइड बना है, जो फेरिक ऑक्साइड बना है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बन पाया। ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होती है उन्हीं का मेटल हाइड्रोक्साइड बन पाता है। अब ये सॉल्युबल नहीं है तो इसका जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो नहीं बनता। यहाँ पर इन दोनों रिएक्शंस में क्या था, इन दोनों रिएक्शंस में मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा था बिकॉज इनका जो मेटल ऑक्साइड था वो पानी में सॉल्युबल था। ठीक है, सो यहाँ से इन तीनों एग्जाम्पल से हमने इस रिएक्शन को भी समझ लिया। ओके, सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से मेटल्स कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. तो जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये दोनों ही बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, अब कौन से मेटल ज्यादा रिएक्टिव हैं, कौन से कम रिएक्टिव हैं, ये आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, अभी के लिए आप समझो कि जो पोटेशियम एंड सोडियम है ये दोनों बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है ना उसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर। तो इतना वायलेंट रिएक्शन होता है सोडियम एंड पोटेशियम का कोल्ड वाटर के साथ ही ये वायलेंटली रिएक्ट कर लेते हैं एंड बहुत ही ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब आगे कैल्शियम की बात करते हैं। सो द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम कम रिएक्टिव है, इसलिए जो कैल्शियम का रिएक्शन होता है वाटर के साथ वो थोड़ा कम वायलेंट होता है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कम वायलेंट होता है एंड जो हीट इवॉल्व होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हाइड्रोजन में आग लग जाए, इट कैचेस फायर। हाइड्रोजन रिलीज होती है, हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, लेकिन वो हीट सफिशिएंट नहीं होती है कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। ठीक है, इसका रिएक्शन कम वायलेंट होता है। Okay, then let's talk about magnesium. तो magnesium does not react with cold water. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. तो जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अभी तो हमने देखा कि जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम है ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है एंड क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन मेटल्स के बारे में। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो ये मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये मेटल्स ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट करके ये अपनी मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, देन
Metals such as lead, copper, silver and gold do not react with water at all. And ये जो metals हैं, lead, copper, gold, silver, ये तो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, वाटर के साथ ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या स्टीम हो, ये रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर के साथ, ठीक है, बिकॉज ये सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। आगे मूव ऑन करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। तो हमने मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देख लिया, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जिसमें एसिड का कंसंट्रेशन कम हो और वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। वहीं पर हमने एसिड बेसिस साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, इसका अपोजिट होता है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड यानी कि जिसमें एसिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, वाटर का कंसंट्रेशन कम हो। और इसका ही अपोजिट है डाइल्यूट एसिड, जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एसिड कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब मेटल और डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन होता है, सो दिस गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन गैस क्या होती है इस रिएक्शन में? रिलीज होती है, लिबरेट होती है। इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ लो, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, एक्सेप्शन। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद निट्रिक एसिड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारा ये डाइल्यूट एसिड ना, जब हमारा ये एसिड निट्रिक एसिड हो जाता है, यानी कि HNO3, निट्रिक एसिड का क्या केमिकल फॉर्मूला है? HNO3। सो जब यहाँ पे एसिड हमारा निट्रिक एसिड हो जाता है, तो तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, ये इस केस में रिलीज नहीं होती है जब हमारा एसिड निट्रिक एसिड होता है। क्यों होता है? इसका क्या रीजन है? इट इज बिकॉज HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो निट्रिक एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि मतलब निट्रिक एसिड के पास क्या है? ऑक्सीजन है, ये अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ऐसे इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये क्या है? ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है किसी और कंपाउंड को। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ना, ये निट्रिक एसिड अपने ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू द वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ये अपना ऑक्सीजन दे देगा निट्रिक एसिड। तो जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन होगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी कि वाटर। तो यहाँ पे निट्रिक एसिड ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर दिया। सो ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होके क्या बना? यहाँ पे N2O बन सकता है, NO बन सकता है या फिर NO2 बन सकता है। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स? ये सब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं। एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं क्या हमने डिस्कस किया कि जब एक मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है कि जब हमारा एसिड निट्रिक एसिड होता है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? तो ये जो निट्रिक एसिड होता है इसका केमिकल फॉर्मूला देखो, HNO3, इसके पास ऑक्सीजन है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ये अपने ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में किसे डोनेट करेगा? ये हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। और जब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आएगा तो क्या फॉर्म होगा? H2O यानी कि वाटर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं हुई, इसीलिए ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ये खुद रिड्यूस हो जाता है और क्या बनाता है? रिड्यूस होने के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे कि N2O, NO या फिर NO2, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन था ना, इसमें एक और एक्सेप्शन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एक और एक्सेप्शन है, वो रीड करते हैं। बट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला है Mg एंड मैंगनीज। फर्क है दोनों में, मैग्नीशियम और मैंगनीज। इसका केमिकल फॉर्मूला है Mn। रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हमारा ये निट्रिक एसिड थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि इसमें निट्रिक एसिड में थोड़ा पानी ऐड कर देते हैं तो इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है और निट्रिक एसिड बहुत कम रह जाता है। तो इसे ये क्या होगा? दिस विल बी डाइल्यूट HNO3। और ये जो डाइल्यूट निट्रिक एसिड है ना, इसका जब रिएक्शन मेटल के साथ होगा तब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये एक्सेप्शन हो गया। हमने पहले एक्सेप्शन में क्या पढ़ा कि जब हम ये HNO3 जब कंसंट्रेटेड होता है, यानी कि इसमें सिर्फ निट्रिक एसिड ज्यादा होता है, तब क्या होता है? तब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। लेकिन जब ये निट्रिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि जब इसमें वाटर का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, तब क्या होता है? तब यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये इस एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है।
ठीक है। और ये कौन से मेटल्स है? मेटल्स है मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। जब इनका रिएक्शन डाइल्यूट निट्रिक एसिड के साथ होता है तब H2 गैस क्या होती है? इवॉल्व होती है। ये एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार इसी क्लिप को वापस रिपीट करके देख लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। So now let's move on and discuss the reaction of metals with solution of other metal salts. So friends, अब हम डिस्कस करेंगे कि जब एक मेटल का रिएक्शन with the solution of other metal salt, यानी कि एक मेटल है, मेटल A है, और उसका रिएक्शन जब एक दूसरे मेटल B के साल्ट के साथ होता है तब क्या होता है? एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल से हमें समझ आएगा। मेटल A है हमारा आयरन, यहाँ पे एग्जांपल हमें दिया भी हुआ है। मेटल A है हमारा क्या है? आयरन है, Fe लिख रहा हूं मैं। एंड मेटल बी है हमारा कॉपर। मेटल बी इज कॉपर, Cu। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे मेटल ए का जब रिएक्शन मेटल बी के साल्ट के साथ होता है, यानी कि मेटल ए क्या है हमारा? आयरन है, Fe का रिएक्शन जब साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी कौन सा है हमारा? कॉपर है, इसका साल्ट सोल्यूशन यानी कि CuSO4। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है Fe प्लस CuSO4 क्या देता है? साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए, यानी कि मेटल ए का साल्ट सोल्यूशन यानी कि आयरन है हमारा मेटल ए, इसका साल्ट सोल्यूशन क्या है? FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर प्लस मेटल बी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया कि जब मेटल ए का रिएक्शन मेटल बी के साल्ट सोल्यूशन के साथ होता है तो क्या फॉर्म होता है? साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जब एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। क्यों डिस्प्लेस करता है? क्योंकि उसका वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द लो रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे हाई रिएक्टिव कौन सा है? मेटल ए। मेटल ए क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मेटल बी। तो यहाँ पर मेटल ए ने मेटल बी के कंपाउंड में से CuSO4 इसका जो साल्ट था, साल्ट सोल्यूशन में से इसको डिस्प्लेस कर दिया। क्या बना? FeSO4 बना प्लस कॉपर अकेला रह गया, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। हम जानते हैं, अब यहाँ आगे हम पढ़ेंगे भी रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे कि कौन सा एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव होता है और कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं। जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड में से उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रहा है, आप इसको देख सकते हो। ओके। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और डिस्कस करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, और फिर यहाँ पे है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसे सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना, इसे याद कैसे करें? इसे याद नहीं होती है सीरीज, कैसे याद करें? इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। कैसे याद करोगे? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। मरकरी को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे से कैसे याद कर सकते हो? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। प्लीज यानी कि पोटेशियम, स्टॉप यानी कि सोडियम, देन कैल्शियम, मी अ ज़ेब्रा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इंस्टेड यानी कि आयरन, लर्न यानी कि लीड, इंस्टेड लर्न, हाउ यानी कि हाइड्रोजन, कॉपर मतलब कि कॉपर, हाउ कॉपर सेव्स यानी कि सिल्वर, गोल्ड यानी कि गोल्ड। बहुत इजी है। यहाँ पे क्या है हमारी ट्रिक है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड लर्न हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी टाइप कर दूंगा अगर आपको चाहिए। सो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। यहाँ पे क्या है? जो सबसे ऊपर एलिमेंट्स लिखे हैं दे आर दी मोस्ट रिएक्टिव। पोटेशियम, सोडियम, ये पोटेशियम और सोडियम क्या है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद कैल्शियम, ये ऐसे डिक्रीज होती जा रही है रिएक्टिविटी। सबसे नीचे क्या है? सिल्वर और गोल्ड, दे आर दी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। सो बहुत इजी थी रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। यानी कि देखो, जैसे एसिड बेस से साल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो वैसे ही अब हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या होता है? सो देखो, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स टू फॉर्म कैटायन। ये देखो, जो वैलेंसी का कंसेप्ट है हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। जो आयोनिक कंपाउंड वाला जो टॉपिक है बिल्कुल आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि वैलेंसी के बारे में हम पढ़ चुके हैं और इस टॉपिक में सिर्फ वैलेंसी का ही कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है। तो देखो, जो मेटल्स होते हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि एक मेटल है सोडियम यानी कि Na।
अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 1, ठीक है। फॉर्म देयर वैलेंस शेल्स टू फॉर्म कैटायन। अब इसको छोड़ दो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर शेल टू फॉर्म एन आयन। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एनायन आएगा, ठीक है, इसको वापस लिख देते हैं, दिस इज एनायन, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन। अब एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 8 and 2 8 10 and then 7, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एक मेटल ले लिया हमने, एक नॉन मेटल ले लिया। अब मेटल क्या करते हैं, दे लूजेस इलेक्ट्रॉन। लूज क्यों करते हैं भाई, देखो यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल को देखो और इसके भी आउटर मोस्ट शेल को देखो, Na यानी कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये अभी 7 इलेक्ट्रॉन। देखो किसी भी एलिमेंट को, किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल को बैलेंस होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इनका गोल है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हो गए, सबसे पहले देखो सोडियम को, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, या फिर ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे। ये क्या कर दे, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, किसी और एलिमेंट, किसी और नॉन मेटल को दे देगा, तो क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ ये 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और ये हो जाएगा स्टेबल, ठीक है। हर मेटल या फिर नॉन मेटल क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लोरीन यानी कि एक नॉन मेटल की। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 8 7, आउटर मोस्ट शेल पे ध्यान दो, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए, क्या कर सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो यहाँ पे 8 बच जाएंगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो भी तो 8 हो जाएंगे। तो ज्यादा कन्वीनियंट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा कन्वीनियंट है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यहाँ पे यही लिखा है। नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, और जो मेटल है जैसे कि सोडियम का एग्जांपल ले लो, इसने क्या करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसने क्या करा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, इट गेन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जो मेटल्स होते थे जनरली लूजेस इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आगे का पॉइंट रीड करते हैं, मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल्स टू फॉर्म कैटायन। कैटायन क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं आयन के दो टाइप्स होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ठीक है, यहाँ पे सोडियम के केस में क्या हो रहा था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, दे दिया, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। जब एक, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो कि जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, किसी को दे देता है, दान दे देता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब एक एलिमेंट अपने जो इलेक्ट्रॉन्स उन्हें गेन कर लेता है, किसी और से ले लेता है, उधार ले लेता है, तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसको ढंग से लिख देते हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को दान में देते हो, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेते हो। तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या करा, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को दान में दे दिया, लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन। सो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ओके। सो इसे हम कहते हैं कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाते हो, कैटायन हो गया। सोडियम का आयन को क्या कहोगे आप, दिस इज द कैटायन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। वहीं पर क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, क्लोरीन के ऊपर आ गया एक नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये क्या है, ये एक एनायन है। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट रीड करते हैं, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल टू द नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब इसे मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने बेसिक वैलेंसी का कांसेप्ट सीखना था, वो हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे हम सोडियम और क्लोरीन की ही बात करने वाले हैं। तो क्या हमारा सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 and 7। ठीक है, वापस आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन को अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या देना था, एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, दान में देना था, ताकि ये स्टेबल हो जाए। इसे एक इलेक्ट्रॉन देना है। क्लोरीन का देखो, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक दे रहा है, इसे एक चाहिए, तो इन्होंने क्या कर लिया, आपस में फ्रेंडशिप कर ली।
और क्या बनाया, एक कंपाउंड बना लिया, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका यही है, ठीक है, कि आपने देखा कि एक एलिमेंट है, एक है मतलब एक ये आपका मेटल है सोडियम, ये आपका नॉन मेटल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है और इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इन्होंने दोस्ती कर लिया और कंपाउंड बना लिया, उसे हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी यही है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको और इसको दे रहा है, तो इसका लूज हो रहा है, इस पे गेन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, चाहे एक ही इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांसफर तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपाउंड बन रहा है विच इज NaCl। तो कंपाउंड क्या आपका, ये तो आप जानते होंगे, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा, क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, विच इज अ आयोनिक कंपाउंड। ये क्या है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड कैसे फॉर्म हुआ, आयन के यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म हुआ। सो फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्लियर हो गया, क्या इसका मतलब होता है, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का रिएक्शन होता है तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को देता है, दान में देता है, लूज करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और ये एक एनायन बनाता है, और जो मेटल्स है वो एक कैटायन फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना कुछ भी नहीं है, इसमें मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वही यहाँ पे आपको बस डायग्राम की फॉर्म में थोड़ी सी ड्राइंग करके आपको इसे समझाना है। देखो अभी हमने जैसे सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एक और कंपाउंड का एग्जाम्पल दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम और क्लोरीन है, सोडियम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281, क्लोरीन का है 287, यहाँ पे क्या हुआ 288, 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्लोरीन ने क्या किया, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सोडियम में दान कर दिया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। क्या फॉर्म हुआ, NaCl, जो कि एक कंपाउंड है, ये फॉर्म हुआ आयोनिक कंपाउंड। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 281, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप एक डॉट बना दो, कहीं पे बना दो, ऊपर बना दी मान लो डॉट। अब क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ड्रॉ करो, 2 ऊपर 2 इस साइड, क्योंकि यहाँ से तो हम लेंगे ना, तो इस साइड को खाली छोड़ दो, यहाँ पे 2 ले लिए, 1 2 3 4 5 6, ओके 6, और यहाँ पे भी एक डाल दो, 7 हो गए, ठीक है। सो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने डॉट की फॉर्म में स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे 8 कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर से वापस ड्रॉ करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गए, ठीक है, और हमारा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसे आपको रिप्रेजेंट कैसे करें, जैसे यहाँ पे क्रॉस फॉर्म में है, डॉट फॉर्म में आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो अब इसे कैसे लिखोगे, Na+, और ये क्या देगा आपको, दिस विल गिव यू Na। अब यहाँ पे चार्ज का आपको ध्यान रखना है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, जब आप दान में देते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं Cl की, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पे -1 का चार्ज आ जाएगा। ये आपको स्ट्रक्चर बनाए रखना है, ठीक है। 2 डॉट्स यहाँ पे, ये रहा Cl, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, -1 का चार्ज, और ये हमारा कंपाउंड बन गया NaCl। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ये इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल के, इन्होंने डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, ओके। फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेने वाले हैं सोडियम और ऑक्सीजन का, क्योंकि देखो यहाँ पे ये थोड़ा इजी आपको लग सकता है, लेकिन सोडियम और ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो सेम हमें करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वही 281। ऑक्सीजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 8 होते हैं इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे बच गए 6 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले लिख लो सोडियम को, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 डॉट मैंने कर दिया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे आउटर मोस्ट में 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे इसे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, लेकिन इसके पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है। कैसे होगा, कुछ नहीं करना आपको, एक और सोडियम को ले लो, एक और सोडियम मैंने ले लिया, और इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे 1 ड्रॉ कर दो। इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर एक और डॉट ड्रॉ कर दो।
तो क्या हो गया, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या करा, सोडियम 2 ले लिया, यानी कि Na2O क्या कंपाउंड बनेगा, 2Na, और यहाँ पे आप बना दो ब्रैकेट। Na पे चार्ज क्या है, -1 का चार्ज है। 2 आपने सोडियम के एटम्स लिए, 2 लिख दो यहाँ पे बाहर, ठीक है। एक Na की बात करो, फिर यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, दान में दिया है, तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा, +1 का चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए, किसी से लिए, तो इस पे क्या आएगा, -2 का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो, ये रहा ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन इसके बना दो चारों तरफ, 1 2 3 4, एंड दिस इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज क्या है, -2, ऊपर आपको ऐसे लिख देना है -2, और ये आपका कंपाउंड बन गया, विच इज फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो Na2O, आपकी मर्जी है, एंड ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 2 सोडियम के हमने एटम्स लिए थे, तो 2 यहाँ पे मैंने बाहर लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगा के Na, और इस पे चार्ज क्या है, इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो देने पे क्या आएगा, +1 का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होता है, ऐसे कंपाउंड जब बनते हैं दे आर आयोनिक कंपाउंड, या फिर इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले थे, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती हैं। सो फर्स्ट है इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions। क्या मतलब है इसका, बहुत लॉजिकल है कि देखो, हम जानते हैं आयोनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। मान लो ये एक पॉजिटिव आयन है, ये एक नेगेटिव आयन है, तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इसी वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इनका फिजिकल नेचर क्या होगा, दे आर सॉलिड इन स्टेट। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। वैसे ही आयोनिक कंपाउंड में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। इसका क्या मतलब है कि जब आप इन कंपाउंड्स पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये ऐसे, मतलब जैसे क्ले होता है, क्ले को आप दबाते हो तो ऐसे पिचक जाता है, ऐसा नहीं होता है, ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये इनका एक नेचर है। ये हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करी। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, विच इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सी टेबल 3.4। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। ये अभी हमने पढ़ा कि जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इनके बीच का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा हीट एनर्जी को सप्लाई करना होगा। ज्यादा हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो हाई होगा, ठीक है। सो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी, ठीक है, तभी ये बॉन्ड, जो आयंस के बीच का बॉन्ड है, तभी ये टूटेगा, ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक इंटरेक्शन। ये जो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रिक्वायर्ड। सो इनका जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होते हैं, ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स लाइक केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। तो जो ये आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये वाटर में आसानी से सॉल्युबल यानी कि घुल मिल जाते हैं, और इनसॉल्युबल किसमें होते हैं, सॉल्वेंट जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल में ये इनसॉल्युबल होते हैं, उसमें वो मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कंडक्शन। कंडक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि पास हो जाना आराम से, कोई भी रुकावट नहीं आती। सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आयोनिक कंपाउंड क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, देखते हैं। सो द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगी। जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होंगे तभी तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उनके थ्रू पास होगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम जानते हैं आयोनिक कंपाउंड्स पे जो आयंस है वो तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, आयोनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है गुड कंडक्टर्स, क्योंकि इनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, आयंस का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन फॉर्म और इन दी एक्वस सोल्यूशन। लेकिन ये सोल्यूशन किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो वो मोल्टन फॉर्म में होना चाहिए या फिर इट शुड बी अ एक्वस सोल्यूशन, तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इसकी 4 प्रॉपर्टीज है। पहली है इसका फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, दैट राइट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, या फिर कम मार्क्स में 1-2 मार्क्स में बन सकता है दैट व्हाट जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक कंपाउंड्स का कैसे होता है, हाई होता है, लो होता है, मीडियम होता है, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। So friends, now let's move on. So friends, अब हम डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स की। जो मेटल्स हैं वो अर्थ पर कैसे अकर करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हाउ मेटल्स अकर ऑन अर्थ। तो अब यही टॉपिक है हमारा, अकरेंस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो अर्थ की क्रस्ट पर, ठीक है, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली जो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मिनरल्स। ठीक है, जो नेचुरली एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं एंड उनमें मेटल्स पाए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ओर्स मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन उन मिनरल्स में क्या होता है, एक मेटल की जो कंसंट्रेशन होती है, जो परसेंटेज होती है, वो ज्यादा होती है एंड उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है प्रॉफिटेबली। प्रॉफिटेबली का मतलब उसमें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही अर्न करोगे इफ यू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम दैट मिनरल। तो उन मिनरल्स को बोला जाता है ओर्स। ठीक है, ओर्स क्या होते हैं, ओर्स मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन उन मिनरल्स में एक मेटल की, एक पर्टिकुलर मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है एंड उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है प्रॉफिटेबली, मतलब उसमें आपका इकोनॉमिक फायदा होगा। ठीक है, तो उन मिनरल्स को ही हम बोलते हैं ओर्स। ठीक है, मिनरल ओर्स बोलते हैं उन्हें। ओके, अब गैंग पार्टिकल्स। गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, इज जनरली एन अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटी दैट इज प्रेजेंट इन एन ओर। दिस कैन बी फाउंड इन ओर डिपॉजिट्स वेयर द मिनरल इज प्रेजेंट। तो देखो, जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी भी ओर या फिर मिनरल में से, किसी भी ओर में से, जब हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस मेटल के साथ और दूसरी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे और दूसरा सब्सटेंस होंगे जिनकी हमें जरूरत नहीं है। तो वो जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, जो अनवांटेड मटेरियल है, उन्हें ही हम बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब मेटल बिल्कुल एक साफ सुथरे तो आपको मिलेंगे नहीं अर्थ की क्रस्ट पर, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, अनवांटेड मटेरियल होंगे, उन्हें ही बोला जाता है गैंग पार्टिकल्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जिनके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। सो अब देखो मेटल्स को कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, जब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल्स को, तो वो कैसे अकर करते हैं, फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। Copper and silver are also found in the combined state as they are sulfide or oxide ores। तो देखो, जब भी हम मेटल्स को निकालते हैं उनकी ओर्स में से, तो जो मेटल्स होते हैं ना, कुछ मेटल्स अपनी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स अपनी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब किसी और दूसरी चीज के साथ वो रिएक्ट नहीं करते एंड वो प्योर फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। ये जो मेटल्स है ना, ये बहुत ही कम रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आते हैं। दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव मेटल। तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड फॉर्म नहीं करते एंड ये अपनी फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो कॉपर एंड सिल्वर है, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं एज देयर सल्फाइड एंड ऑक्साइड ओर्स, मतलब ये दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो ये अपनी ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये दोनों जो मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में पाए जा सकते हैं जब हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी। जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो किसी के साथ भी रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना लेगा, तो वो कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा। एंड जो मेटल्स कम रिएक्टिव होंगे, वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं एंड वो फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ठीक है, सो द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी, यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज आएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट्स। वही बात यहाँ पर लिखी है कि ये जो एलिमेंट्स है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे जो हैं
ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं। इतने रिएक्टिव है ये कि किसी के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं, इसलिए कभी भी अपने फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते नेचर में। ये फ्री ऐसे एलिमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में जो मेटल्स है ना, जैसे कि जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर, ये जो मेटल्स हैं दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब ये ना ही ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो ये अर्थ की क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं? अपनी ऑक्साइड्स में, सल्फाइड्स में या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में ये पाए जाते हैं, ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है। Then you will find that the ores of many metals are oxides. This is because oxygen is a very reactive element and is very abundant on the earth. तो आप ये फाइंड आउट करोगे कि मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो अपने ऑक्साइड्स में पाए जाते हैं। यू विल फाइंड दैट ओर्स ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड। बहुत सारी मेटल्स की जो ओर्स हैं वो ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड्स क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है एंड वो रिएक्ट करके अपनी ऑक्साइड्स बना लेता है, जो मेटल है वो अपनी ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। सो इसलिए ये क्यों होता है? बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव है एंड वो अर्थ पर अबंडेंस में प्रेजेंट है, इसीलिए, ठीक है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स, जो मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, अकर करते हैं अर्थ पर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स हैं वो 3 पार्ट्स में से डिवाइडेड हैं। एक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो कि रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप पर हैं, जो बीच में है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं एंड जो सबसे नीचे हैं दीज आर वेरी लेस रिएक्टिव, ठीक है। नाउ अब इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ही उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग अलग है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो अलग है। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका अलग है एंड जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको भी एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है। सो thus on the basis of reactivity we can group the metals into the following 3 categories. reactivity के basis पर हम metals को इन 3 categories में categorize कर सकते हैं। metals of low reactivity, metals of medium reactivity and metals of high reactivity, ठीक है। So several steps are involved in the extraction of pure metal from ores. तो ores में से pure metal को extract करने में काफी steps involved होते हैं and इन सभी के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग steps होते हैं। अब उन्हीं के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। So let's move on. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे दी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स विच इज ऑल्सो नोन एज मेटलर्जी। सो मेटलर्जी क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम दी ओर्स इज नोन एज मेटलर्जी, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, हम ओर्स में से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओर्स के अंदर क्या है? हमारा डिजायर्ड मेटल है जो कि हमें चाहिए। अब उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बहुत से स्टेप्स है, मेजर 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 है इनरिचमेंट और कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स। स्टेप नंबर 2 है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। स्टेप नंबर 3 है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। 1 बाय 1 इन डिटेल हर एक को हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन इनमें नहीं रहने वाला है। स्टेप नंबर 1 है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स या फिर आप कह सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सो इसमें क्या होता है? ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंप्योरिटीज such as soil, sand, etc. called gangue. The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. हम देखते हैं कि माइनिंग होती है। माइनिंग में क्या होता है? माइनिंग में हम ओर्स निकालते हैं, जो अर्थ के अंदर दबे हुए ओर्स हैं उन्हें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? अब उस ओर में ना बहुत सी इंप्योरिटीज है, बहुत सी गंदगी है, उस गंदगी को हमें साफ करना है और इस गंदगी को हम कहते हैं गैंग, ठीक है। और ये गैंग जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि ये सॉइल हो सकता है, सैंड हो सकता है, रॉक्स हो सकते हैं, सो इन्हें हमें रिमूव करना है। अब इन्हें रिमूव कैसे करेंगे? उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं और ये जो प्रोसेस है किस पे डिपेंड करते हैं? उस गैंग की फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, कि जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उस बेसिस पे उसके अलग अलग स्टेप्स है उन गैंग को रिमूव करने के फ्रॉम दी ओर्स, ठीक है। So the process used for removing the gangue from the ore are based on the differences between the physical or the chemical properties of the gangue and the ore, ठीक है। So ये वेरी करते हैं। Different separation techniques are accordingly used. So ये यहाँ पे हमने बात कर ली enrichment of ores. Enrichment of ores कुछ नहीं है, ores को बस साफ करना, उसकी जो गंदगी है, जो गैंग पार्टिकल्स हैं उन्हें रिमूव करना। This is basically the enrichment of ores. अब बात करते हैं मेन स्टेप विच इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स, ठीक है। तो अब हम ओर्स में से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं
वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम की हेल्प से समझने वाले हैं कि कैसे हम ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। इन 3 टाइप्स में हमने मेटल्स को डिवाइड किया था उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे कि कितने रिएक्टिव है वो। तो अब इन तीनों मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। इन्हीं को हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी यानी कि जैसे कि हम देखते हैं सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल्स हैं बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इनके ओर्स में से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, सोडियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, पोटेशियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। सो देखो इसका स्टेप है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर, यानी कि सबसे पहले आपको इसे मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मोल्टन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, हीट सप्लाई करके। अब यहाँ पे जो हमारा मेटल है, जो ओर है हमारा, उसको हीट सप्लाई करो, वो मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट होते वो जो मोल्टन ओर है आपका, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करो। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कब होता है, जब आयंस होते हैं। आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये हमने आयोनिक कंपाउंड वाले टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। सो आपने जैसे ही उसको हीट करा ओर को, जो मोल्टन आपका ओर है उसमें आपके आयंस होंगे और वो आयंस ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस विल रिजल्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। और इलेक्ट्रोलिसिस होते आपका जो मेटल है वो सेपरेट हो जाएगा। सो यही हमें चाहिए था कि जो हमारा मेटल है वो सेपरेट हो जाए, एक्सट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम दी ओर, और ये हमारा प्योर मेटल आ गया। तो यहाँ पे बहुत इजी है, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी का बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो आपका मेटल है, जो आपका जो ओर है, उस ओर में से आपको जो उस ओर को मोल्टन ओर में कन्वर्ट करना होगा। मोल्टन ओर में कन्वर्ट करने के बाद आपको उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो जो आयंस होंगे उस कंपाउंड के वो सेपरेट हो जाएंगे, फिर पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। और हम जानते हैं आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद आपका जो मेटल है वो सेपरेट हो जाएगा और उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेपरेट हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका मेटल सेपरेट हो गया, आपके पास प्योर मेटल आ गया है, सेपरेटेड हो गया हमारा जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो गया फ्रॉम दी ओर। अब बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की। अभी इन तीनों को हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको समझा रहा हूं बेसिकली, ठीक है। सो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, अब देखो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या तो वो कार्बोनेट ओर हो सकता है या फिर वो एक सल्फाइड ओर हो सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों ओर्स को सेपरेट, इनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोनेट ओर की। सो कार्बोनेट ओर में से अगर आपको जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट करना है तो उसका प्रोसेस है कैल्किनेशन, और सल्फाइड ओर का क्या प्रोसेस है, रोस्टिंग। तो कैसे याद करोगे, देखो कैसे याद कर सकते हो, कार्बोनेट का C और कैल्किनेशन का C। तो C आप ऐसे याद रख सकते हो। कार्बोनेट ओर को एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसेस है, कैल्किनेशन, और सल्फाइड ओर को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है रोस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे आपने ये दोनों प्रोसेस किए, उसके बाद ये प्रोसेस आपने क्यों किए, ताकि आपका जो मेटल है वो ऑक्साइड बन जाए। और जैसे आपका मेटल ऑक्साइड बन गया उसके बाद इन्हें एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे दोनों प्रोसेस क्यों किए, ये जो कैल्कुलेशन और रोस्टिंग है हमने क्यों किया, ताकि हम इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे। जो कार्बोनेट ओर था और जो सल्फाइड ओर था इसे हमने ऑक्साइड में कन्वर्ट करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे कैल्कुलेशन और रोस्टिंग प्रोसेस का यूज किया, ठीक है। ये क्या होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो ऑक्साइड ऑफ मेटल बनते ही उसके बाद हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है उस मेटल में। जैसे कि मान लो जिंक है, जिंक का ऑक्साइड क्या होगा, इट विल बी जिंक ऑक्साइड। सो जिंक ऑक्साइड से हमें जिंक चाहिए, तो ई ऑक्साइड हमें हटाना है, जो ऑक्सीजन है हमें हटाना है। कैसे हटाएंगे, रिडक्शन करके। सो हमें क्या करना है, रिडक्शन ऑफ द मेटल। रिडक्शन करेंगे, ऑक्सीजन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा प्योर मेटल हमारे पास बच जाएगा, विच इज रिफाइनिंग। उसके बाद रिफाइन करके हमारे पास हमारा प्योर मेटल आ जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो लो रिएक्टिविटी का भी सेम ही केस है जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले का है। लो रिएक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पे सल्फाइड ओर लिखा है, एक और यहाँ पे डिवीजन आएगा कार्बोनेट ओर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसको साइड में लिख देते हैं, एक और आपका टाइप आएगा कार्बोनेट ओर। यहाँ जो यहाँ पे ना कार्बोनेट ओर, वो यहाँ पे आएगा कार्बोनेट ओर, ठीक है, कार्बोनेट ओर, ठीक है। अब कार्बोनेट ओर को और सल्फाइड ओर को कैसे निकालते हैं हम जानते हैं। अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग का प्रोसेस करेंगे, कार्बोनेट है तो C से याद करो, कार्बोनेट है C से तो कैल्किनेशन वाला प्रोसेस इसमें लगेगा। इसमें कौन सा लगेगा, कैल्किनेशन, ठीक है, ये हमें याद रखना है।
सो यहाँ पे भी दो टाइप के और होंगे, या तो सल्फाइड और आएगा या फिर कार्बोनेट और आएगा। अब इन सल्फाइड और कार्बोनेट और में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए हमें क्या करेंगे, हम इन्हें ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैल्किनेशन और रोस्टिंग के प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। सो ये हमने करने के बाद क्या करना है, उसके बाद वही ये है रोस्टिंग हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया, प्योर मेटल आपके पास आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्टेप था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मीडियम रिएक्टिविटी वाले में हमें रिडक्शन करना पड़ा, ऑक्साइड के बाद हमने उसका रिडक्शन करा, लेकिन लो रिएक्टिविटी वाले में आपको कोई भी रिडक्शन नहीं करना होता है, ठीक है, कोई भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। सो आपको बिना रिडक्शन किए जस्ट आप उसे हीट कर दो, आपके पास प्योर मेटल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट उसकी रिफाइनिंग करनी है, जैसा कि यहाँ पे भी हमने किया, ओके। सो ये आपको मैंने बेसिक बता दिया कि कैसे प्रोसेस होता है। अब फ्रेंड्स हम वन बाय वन इन डिटेल इनको डिस्कस करने वाले, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, देन मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड देन एट लास्ट वी विल डिस्कस मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा फ्लो चार्ट है बहुत इजी है समझने के लिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मेटल्स लो है, यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, उनमें से उन ओर्स में से हम मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन दी एक्टिविटी सीरीज, वापस चार्ट को देखो, यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो लो होते हैं रिएक्टिविटी में वो या तो सल्फाइड ओर की फॉर्म में होगी या फिर कार्बोनेट, यहाँ पे लिखा नहीं है सल्फाइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर। सल्फाइड ओर को अभी हमने क्या करना है, सल्फाइड हो या फिर कार्बोनेट हो, इन्हें आपको ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। सल्फाइड ओर को मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करोगे, रोस्टिंग के प्रोसेस से। और अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है तो कार्बोनेट ओर को कैसे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, किस प्रोसेस से, कैल्किनेशन के प्रोसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे ये करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, मेटल ऑक्साइड आ जाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड का आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस हीट कर देना है, क्योंकि लो है रिएक्टिविटी में, ठीक है। यही तो फर्क है, मीडियम रिएक्टिविटी में हम क्या करते हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं, और लो रिएक्टिविटी हम क्या कर देते हैं, हमें कुछ रिड्यूस नहीं करना, सिंपल उसे हीट देनी है उस मेटल ऑक्साइड को, और आपके पास आपका प्योर मेटल आ जाएगा। उसके बाद बस आपको रिफाइनिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बस रीड कर लो इसको, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। यही तो पॉइंट है कि लो रिएक्टिविटी में बस आपको हीट करना है, जो आपके पास मेटल ऑक्साइड आया ना कैल्किनेशन या फिर रोस्टिंग के प्रोसेस से, उस मेटल ऑक्साइड को आपको बस हीट करना है और आपके पास आपका मेटल आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार क्या है, ये एक और है मरकरी का, इसका केमिकल फॉर्मूला है HgS, ठीक है। When it is heated in air, it is first converted into mercuric oxide। देखो सिनाबार का फॉर्मूला देखो, HgS, ये क्या फ्रेंड्स, ये है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, और ये मर्क्यूरिक सल्फाइड क्या है, इसको ये हमारा मरकरी का ओर है। अभी सल्फाइड फॉर्म में, याद करो सल्फाइड को कैसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका सल्फाइड फॉर्म में है, इसे आप कैसे कन्वर्ट करोगे, रोस्टिंग के प्रोसेस से। रोस्टिंग के प्रोसेस से आप क्या करोगे, इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दोगे, और ऑक्साइड क्या आएगा इसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखो ये हमने यहाँ पे ऑक्साइड में से कन्वर्ट कर दिया, देन उसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम रिड्यूस कर देते हैं टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। आपको कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे नहीं लगाना है, जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है लो रिएक्टिविटी में, आपको सिर्फ उसे हीट करना है। जो आपके पास ये ऑक्साइड आया ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसे आपको हीट करना है, आपके पास क्या आ जाएगा, मरकरी आ जाएगा, यानी कि Hg आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन को रीड करते हैं, ये क्या है, ये आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड प्लस O2, यानी कि आपने क्या किया, इसे हीट करा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है आपके पास, HgO, यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड आ गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ऑक्साइड आ गया, बस इस पे ध्यान दो, ऑक्साइड आ गया। ऑक्साइड को हम कैसे कन्वर्ट करें मेटल में, ऑक्साइड का आपको क्या करना है, हीट करना है, क्योंकि ये मरकरी क्या है, लो है रिएक्टिविटी में, तो इसे हम क्या करना है, हीट करना है। हीट करो तो यहाँ पे ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऐसे हीट करा मैंने, क्या आ गया मेरे पास, मरकरी आ गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, तो आपके पास आपका मेटल आ गया। इसे दूसरे कलर में करते हैं, ये आपके पास आपका प्योर मेटल आ गया विच इज मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड, तो ये भी सल्फाइड फॉर्म में है, ये नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है, कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग, क्योंकि लो है रिएक्टिविटी में, तो बस हीट कर दो, आपके पास आपका प्योर मेटल आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। सो ये हमने बहुत क्लियरली हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है केमिकल रिएक्शन के साथ, एग्जांपल के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिविटी लिखा है, रिएक्टिविटी आएगा, ठीक है। अब वापस फ्लो चार्ट पे आ जाओ।
मीडियम रिएक्टिविटी किस दो टाइप का हो सकता है, या तो आपके पास कार्बोनेट और होगा या फिर सल्फाइड और होगा। कार्बोनेट के लिए कैलकुलेशन और सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। क्यों कर रहे हैं ये सब हम, ताकि ऑक्साइड आ जाए। ऑक्साइड आने के बाद क्या करना है, रिडक्शन करना है। यही तो स्पेशल है इसमें मीडियम रिएक्टिविटी में, क्या आपको क्या करना है, ऑक्साइड का रिडक्शन करना है। रिडक्शन करोगे तो ऑक्सीजन हट जाएगा और प्योर मेटल आपके पास आ जाएगा, फिर आपको बस रिफाइनिंग करनी है। तो इसको भी रीड कर लेते हैं कि मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर moderately reactive. These are usually present as sulfides और carbonates in nature. ये दो ओर्स मतलब दो नेचर में हमारे ओर्स एग्जिस्ट करते हैं, या तो सल्फाइड या फिर कार्बोनेट। इन दो नेचर में हमारे जो ओर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इनमें से एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑक्साइड में से एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। तो अब हमें क्या करना है, सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। So it is easy to obtain a metal from its oxide rather than its sulfide and carbonate. तो ये अभी मैंने आपको बताया। अब रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ores into oxides by heating strongly in the presence of excess air। से दूसरे कलर से करते हैं, in the presence of excess air। अब कैलकुलेशन क्या होता है, it is the process of converting carbonate ores into oxides by heating strongly in limited air। देखो अभी मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन में क्या होता है। कैलकुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कैलकुलेशन को रीड करते हैं। कैलकुलेशन इज द प्रोसेस जिसमें हम कार्बोनेट को सी से याद करो, कैलकुलेशन भी सी से, कार्बोनेट भी सी से, उसे हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेड। आप इसे क्या कह सकते हो, एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। रोस्टिंग में क्या है, रोस्टिंग में जरूरी है, प्रेजेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का क्या मतलब है, एयर का मतलब ऑक्सीजन ही तो है, कि यहाँ पे रोस्टिंग का प्रोसेस तभी पॉसिबल है। सल्फाइड को अगर आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो सल्फाइड को क्या करना होगा, हीट करना होगा इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ऑक्साइड बनेगा। कैलकुलेशन में क्या होता है, जो कार्बोनेट है उसे एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको क्या करना है, हीट करना है, आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख लो रोस्टिंग का। रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में प्रेजेंस होनी चाहिए ऑक्सीजन की। तो ये हमारा जिंक सल्फाइड है, सल्फाइड की फॉर्म में है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, यानी कि ऑक्सीजन आया प्लस 3O2। इसे हमने हीट करा, क्या आया हमारे पास, ऑक्साइड आ गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड आ गया यहाँ पे भी। अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन है जिंक कार्बोनेट, ये हमारा कार्बोनेट की फॉर्म में। कार्बोनेट की फॉर्म में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। सो हमने इसे सिंपली बस हीट करा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। यहाँ पे भी ऑक्साइड आएगा, यहाँ पे भी ऑक्साइड आएगा, क्योंकि ऑक्साइड तो हम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, यहाँ पे एब्सेंस है ऑक्सीजन की। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। फ्लो चार्ट में हमने देखा, अभी मैं आपको डिटेल में भी समझा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। सो अब हमने क्या देखा, वापस फ्लो चार्ट पे आ जाओ, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमने कार्बोनेट और को कैलकुलेशन के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, सल्फाइड और को रोस्टिंग के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्साइड आ गया, ऑक्साइड के बाद क्या करना है, रिडक्शन करना है, क्योंकि ऑक्सीजन है उसके पास, जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन हटाना है, जिंक चाहिए। ठीक है, तो जिंक अभी आपको क्या करना होगा, रिडक्शन करना होगा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अब रिडक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है, किसी दूसरे कंपाउंड में से ऑक्सीजन ले लेता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन, यहाँ पे रिएक्शन देखो, ये जिंक ऑक्साइड था, हमें जिंक चाहिए। ध्यान से देखो, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड में हमें क्या चाहिए, हमें जिंक चाहिए। जिंक कैसे मिलेगा, जब ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीजन कैसे हटेगा, जब आप एक रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कार्बन की हेल्प लोगे। कार्बन क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, और हमें जिंक ही तो चाहिए था, तो जिंक हमारे पास प्योर मेटल आ गया। ओके, अब फ्रेंड्स अगला पॉइंट है, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस अ मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड। तो देखो, जो मेन स्टेप था वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, हमने रोस्टिंग और कैलकुलेशन के प्रोसेस से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। ऑक्साइड के बाद हमने क्या किया, रिडक्शन करा। रिडक्शन करने के बाद हमारे पास प्योर मेटल आ गया, जिंक हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बस थोड़े से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, उसे रीड कर लेते हैं। सो देखो, यहाँ पे देखो, या तो आप एक मतलब जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कार्बन, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से भी आप अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने कोई, जैसे जिंक है,
जिंक से आपने कोई हाई रिएक्टिव एलिमेंट ले लिया, जिंक से ज्यादा रिएक्टिव, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज्यादा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, याद करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लेजी ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा इंस्टेड, तो यहाँ पे जो जिंक है वो कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी अपने जो आपका जो मेटल है जिंक, उसे आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। द हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स सच एज सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बिकॉज they can displace the metal of lower reactivity from their compounds. Example देखते हैं, example है when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction take place. Manganese oxide plus aluminium gives मैंगनीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है। तो हमें क्या चाहिए था, हमें मैंगनीज चाहिए था। हमने क्या किया, मैंगनीज से एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को उसके साथ रिएक्शन करवा दिया। सो क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया इस कंपाउंड में से मैंगनीज को। तो मैंगनीज साइड हो गया और एल्यूमिनियम इसकी जगह आ गया, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और हमें मैंगनीज ही चाहिए था, वो तो सेपरेट हो गया। सो हमें हमारा डिजायर्ड मेटल मिल गया। तो ये भी एक मतलब जरिया है उस मेटल को पाने का, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट रीड करते हैं। These displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat evolved is so large that metals are produced in the molten state. ये जो displacement reaction होता है, इसमें इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि इस हीट, ये इतनी हीट होती है कि ये जो हमारा मेटल आता है, जैसे कि मैंगनीज है, वो मोल्टन स्टेट में आता है। यानी कि मोल्टन स्टेट यानी कि आप मोल्टन जैसे लावा देखते हो ना, उस फॉर्म में आता है मोल्टन स्टेट में, ठीक है। तो ये मेटल क्योंकि इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इनफैक्ट The reaction of iron oxide Fe2O3 with aluminium, ये इतना vigorous reaction होता है, इतनी ज्यादा इसमें हीट रिलीज होती है that it is used to join the railway tracks. आप जानते हो कि जैसे रेलवे ट्रैक्स को पुराने जमाने में जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती थी, तो वहां पे हीट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, और इस रिएक्शन में हीट तो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। ये मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूँ, लेकिन जो Fe2O3 और एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है उसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और उस हीट का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। और इन्हीं रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मेट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन क्या होता है कि देखो हम क्या करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इसमें बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, एंड दिस हीट इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स और द क्रैक मशीन पार्ट्स, and this reaction is known as thermate reaction. एग्जाम्पल है इसका Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, यही जो भी एग्जाम्पल हमने देखा, यानी कि जो आयरन ऑक्साइड है उसका रिएक्शन जब हम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, सो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, सो उसने डिस्प्लेस कर लिया, और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। इस पे फोकस करो, कितनी ज्यादा हीट रिलीज होती है, और इसी यहाँ पे इस हीट का यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, या फिर जो टूटे हुए मशीन के पार्ट है उन्हें जोड़ने के लिए, ठीक है। एंड ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मेट रिएक्शन, जिसमें इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, मेन जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है वो हमने स्टेप्स डिस्कस अच्छे से कर ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लास्ट, विच इज एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि जो बहुत ज्यादा, यहाँ पे रिएक्टिविटी आएगा, वैसे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर आते हैं, दे आर रिएक्टिव एलिमेंट्स। सो इनमें से हम कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो मेटल्स सच एज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, दे आर हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दे आर very reactive, they cannot be obtained from their compounds by heating with carbon. यहाँ पे जो हाई होते हैं ना रिएक्टिव एलिमेंट्स, इनको मतलब आप कोई सा मेथड लगा लो, जितने मेथड अभी तक हमने पढ़े हैं, रोस्टिंग, कैल्किनेशन, रिडक्शन कर लो कार्बन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा लो, कुछ भी नहीं होगा, ये सेपरेट होंगे ही नहीं। क्यों नहीं सेपरेट होंगे? इतने ज्यादा रिएक्टिव है, इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनका बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। अब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक ही तरीका है, विच इज इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाएगा और आपका जो मेटल है वो आपके पास आ जाएगा। वापस फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट से हमें अच्छे से क्लियर होगा। हाई रिएक्टिविटी का है यहाँ पे, देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टन ओर। ये मोल्टन ओर क्या है? उस ओर को आपको क्या करना होगा? हीट करना होगा। हीट करने के बाद उसका आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद आपके पास आपका प्योर मेटल आ जाएगा। इतना सिंपल है, ठीक है।
वापस आ जाते हैं। सो यहाँ पे रीड करते हैं इसको, मेटल्स हमने रीड कर लिया। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कि कार्बन, वो काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज्यादा है इसमें। ठीक है, ऑक्सीजन जो एटम्स है उसकी एफिनिटी यानी कि प्रेजेंस ज्यादा है। These metals have obtained by electrolytic reduction, for example sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium। तो ये जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इनको अगर इन मेटल्स को अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है ओस में से, तो इससे आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, उसके बाद उसका आपको क्या करना है? रिडक्शन करना होगा। रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन लूज होता है। आगे डिस्कस करेंगे। देखो, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, उसको आप क्या करो? हीट करोगे तो क्या आ जाएगा? मोल्टन NaCl आ जाएगा। अभी आगे रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। आपके पास जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसको हीट करोगे, क्या आ जाएगा? मोल्टन NaCl आ जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप? इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। इलेक्ट्रोलिसिस में सोडियम और क्लोरीन क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सोडियम जो कि मेटल है। सो आपको प्योर मेटल मिल गया। ठीक है, देन यहाँ पे बात करते हैं किसकी? कैल्शियम की। सो जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका भी सेम प्रोसीजर है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड व्हिच इज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, वेयर एज द क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड व्हिच इज द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अभी आगे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखो, ये आपका डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हो ये हमारा मग है। NaCl का एग्जांपल लेते हैं। जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या है? ये आपके पास ओर है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सोडियम। सोडियम बहुत हाई रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? इसे सबसे पहले मोल्टन ओर में कन्वर्ट करना है। मोल्टन ओर में कैसे कन्वर्ट करोगे? हीट देके। हीट दी, मोल्टन ओर में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ये इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा सेटअप है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमारा वापस आ जाते हैं यहाँ पे मोल्टन, ये हमारा NaCl है। मार्क कर देता हूँ कहाँ पे क्या है। ये आपका सोल्यूशन क्या है? ये पूरा ब्लू सोल्यूशन आपका मोल्टन NaCl। इसमें क्या करा हमने? एक कैथोड डाला, एक हमने एनोड डाला। अब देखो, Na पे, सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है? मुझे ये बताओ। सोडियम के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है। क्लोरीन के पास -1 का चार्ज होता है। ये हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लोरीन के पास +1 का, क्लोरीन के पास -1 का, सोडियम के पास +1 का चार्ज है। अब देखो, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो यहाँ पे सोडियम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। ऊपर देखो, ये नेगेटिव चार्ज है कैथोड के ऊपर। ये हमारा एनोड है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के पास कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि हमारा जो क्लोरीन के आयंस हैं वो कहाँ पे आएंगे? एनोड पे आएंगे। ठीक है, सो एनोड पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, सो क्लोरीन यहाँ पे आएगा। क्लोरीन गैस, क्लोरीन किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में है। और जो हमारे सोडियम डिपॉजिट है वो कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज है। सो जो ऑपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया। अब यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो हमारा सोडियम है और जो क्लोरीन है वो सेपरेट हो चुके हैं। जो सोडियम है वो इस इलेक्ट्रोड पे आ गए, और जो क्लोरीन गैस है वो इस इलेक्ट्रोड पे आ गया। तो हमारा जो सोडियम और जो हमारा क्लोरीन है वो सेपरेट हो चुका है। हमारे पास हमारा प्योर मेटल आ चुका है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसीजर था। मैंने आपको डायग्राम के ऐसे समझा दिया कि कैसे हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको मोल्टन ओर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मोल्टन NaCl में हमने इसे कन्वर्ट करा, उसके बाद हमने क्या करा? इलेक्ट्रोलिसिस करा, और हमारे पास हमारा प्योर मेटल आ गया। बहुत सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, नाउ यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्शन वाला पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा लो रिएक्टिविटी के लिए, मीडियम रिएक्टिविटी के लिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट हाई रिएक्टिविटी, यानी कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उन्हें हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमने मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, लेकिन जो मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मेटल्स प्योर मेटल नहीं होते हैं, उनमें काफी इम्प्योरिटीज होती हैं। तो उन्हीं इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम मेटल्स को रिफाइन करते हैं। ठीक है,
द मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर। तो जो मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो भी प्रोसेसेस हमने पहले डिस्कस किए, वो मेटल्स प्योर नहीं होते हैं, ठीक है। दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए हमें उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना होता है, ठीक है। एंड कैसे रिमूव होता है? रिफाइनिंग करके। सो द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एंड सबसे वाइडली यूज्ड, सबसे कॉमन यूज्ड जो रिफाइनिंग का तरीका है इम्प्योर मेटल्स को, वो वाइडली यूज्ड मेथड क्या है? इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है? Many metals such as copper, zinc, tin, nickel, silver, gold, etc. are refined electrolytically. इसमें क्या किया जाता है? In this process, the impure metals is made the anode and a thin strip of pure metal is made the cathode. तो जिस भी मेटल को आप प्योरीफाई कर रहे हो, जिस भी इम्प्योर मेटल को आप प्योर बना रहे हो, तो क्या किया जाता है? उसका एक इम्प्योर मेटल लिया जाता है, वो जो इम्प्योर मेटल है उसको लिया जाता है, उसको एनोड बनाया जाता है, ठीक है। एंड फिर उसी मेटल की एक प्योर मेटल की स्ट्रिप ली जाती है जिसको कैथोड बना दिया जाता है, ठीक है। देन अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। एंड इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का होता है? उसी मेटल के साल्ट का होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो सोल्यूशन होता है, वो किसका होता है? उसी मेटल के सॉल्ट का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर मेटल को प्योर कर रही हूँ, उसकी इम्प्योरिटीज को अलग कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कॉपर के ही साल्ट का एक सोल्यूशन यूज करूंगी फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब इसको हम इसके एग्जांपल से, इसके डायग्राम से हम इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये आपका बीकर है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम कॉपर को क्या कर रहे हैं? कॉपर को प्योर कर रहे हैं, उसकी इम्प्योरिटीज को अलग कर रहे हैं, ठीक है। सो ये तरीका है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। यहाँ पर क्या किया जाता है? कैथोड लिया जाता है, एनोड लिया जाता है। जो इम्प्योर मेटल है जिसको आपको प्योर बनाना है, जो आपने एक्सट्रैक्ट किया इम्प्योर मेटल, उसकी इम्प्योरिटीज को आपको अलग करना है, तो वो जो इम्प्योर मेटल है वो आपको एनोड बना देना है। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है इसमें, दिस इज पॉजिटिव। एंड देन आपको उसी मेटल का, हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो आपको कॉपर के ही एक प्योर मेटल की एक स्ट्रिप ले लेनी है जिसको आप कैथोड बना दोगे। कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। अब वो आपने यहाँ पर रख दिए एंड देन यहाँ पर ये सोल्यूशन होगा उसी मेटल के सॉल्ट का। तो हम कॉपर की बात कर रहे हैं, तो कॉपर के साल्ट का ही यहाँ पर सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, लेट्स से कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसमें ये जो इम्प्योर मेटल की स्ट्रिप है, इसको हमें प्योर करना है। सो on passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte. तो जब हम करंट पास करते हैं, जैसे हमने करंट पास किया, तो ये जो इम्प्योर मेटल का जो कॉपर होगा, देखो ये जो इम्प्योर मेटल है इसमें कॉपर भी है एंड इम्प्योरिटीज भी हैं। उन इम्प्योरिटीज को हमें अलग करना है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, तो इस इम्प्योर मेटल में जो कॉपर मेटल होगा, जो प्योर कॉपर मेटल होगा, वो इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने लगेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होने लगेगा एंड देन इस इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व होकर जो कॉपर है वो कैथोड पर जाके, ये जो प्योर स्ट्रिप की, जो प्योर मेटल स्ट्रिप है उस पर जाके वो जो कॉपर है वो जाके अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड इन द कैथोड। एंड जो इलेक्ट्रोलाइट में जो प्योर मेटल होगा कॉपर का, वो जाके कैथोड पर अटैच हो जाएगा, बिकॉज कैथोड क्या है? नेगेटिव है, एंड जो कॉपर है वो पॉजिटिव होता है, Cu2+ होता है। सो वो जाके कैथोड पर अटैच हो जाएगा जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ठीक है। देन the soluble impurities, एंड जो यहाँ से जो प्योर कॉपर है वो तो डिसॉल्व होके यहाँ पर कैथोड के साथ अटैच हो जाएगा। अब बचेंगी क्या? यहाँ पर इम्प्योरिटीज बच जाएंगी, बिकॉज कॉपर तो यहाँ से निकल के यहाँ कैथोड पर अटैच हो रहा है, तो यहाँ पर इम्प्योरिटीज बचेंगी। तो फिर वो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो नीचे सेटल हो जाएंगी, ठीक है। जो सॉल्युबल होंगी वो इस इलेक्ट्रोलाइट में सॉल्युबल हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, एंड जो इम्प्योरिटीज घुलेंगी नहीं इस इलेक्ट्रोलाइट में, सॉल्युबल नहीं होंगी, वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगी एनोड के नीचे, ठीक है। एंड एनोड के नीचे जो इम्प्योरिटीज सेटल होती है उसको हम बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं, ठीक है। The soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of the anode and are known as एनोड मड। तो जो इसमें डिसॉल्व होनी होती है वो घुल जाती है इसमें, एंड जो इम्प्योरिटीज नहीं डिसॉल्व होती वो नीचे जाके सेटल हो जाती है एनोड के, एंड दैट आर नोन एनोड मड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं एंड जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं उनको प्योर करते हैं, ठीक है। ये हमने कॉपर के एग्जाम्पल से यहाँ पर समझ लिया इसको। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं कोरोजन के बारे में। तो हमें पता है कि जब भी कुछ मेटल्स को, जैसे कि कॉपर, आयरन
एंड सिल्वर, इन मेटल्स को जब इनको एयर एंड वाटर का एक्सपोजर होता है तो इन पर एक लेयर बन जाती है, कोटिंग बन जाती है, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी को कोरोजन बोला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो आपने देखा होगा कि जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं, जो सामान सिल्वर का बना होता है, जब उसको हम ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं काफी दिनों के लिए, तो उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक ब्लैक सी लेयर बन जाती है कुछ टाइम बाद, ठीक है, जब उसको एयर से हम एक्सपोज कर देते हैं। तो वो क्यों होता है, बिकॉज एयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है, सिल्वर उससे रिएक्ट करके एक सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है। देन कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate. तो कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या करता है, जब उसको हम ऐसे ही हवा में खुला छोड़ देते हैं तो कॉपर हवा में प्रेजेंट मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट की एक ग्रीन सी कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, ठीक है। जैसे ही काफी टाइम के लिए जब हम कॉपर को ऐसे ही खुले में छोड़ देते हैं तो कॉपर क्या करता है, हवा में जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कोटिंग बना लेता है, जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, जो कॉपर की जो शाइनी ब्राउन सरफेस है ना, वो थोड़ी थोड़ी ग्रीनिश होने लगती है, ठीक है, बिकॉज एक ग्रीन कोटिंग बन जाती है कॉपर कार्बोनेट की, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हो इस डायग्राम में, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये कॉपर का ही बना है, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा ग्रीनिश हो गया, तो यहाँ पर वही है, कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन चुकी है, ठीक है, बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एयर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। देन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन पे जंग लग जाता है जब उसको हम खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। सो आयरन व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एक्वायर्स अ कोटिंग ऑफ अ ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, ठीक है। जब उसको हम एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्ट एयर के साथ जिसमें एयर हो एंड वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट हो, तो फिर क्या होता है, जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर बन जाती है, फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं हिंदी में एंड इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग, यहाँ पर आप देख भी सकते हो डायग्राम में, ओके। तो ये है पूरा कोरोजन का प्रोसेस, ओके। यहाँ पर हमने इन तीनों के एग्जाम्पल से समझ भी लिया। अब यहाँ पर आप ये एक्टिविटी है, ये पता करने के लिए, ये एक्टिविटी है ये प्रूव करने के लिए कि जब आयरन को हम एयर एंड वाटर दोनों से एक्सपोज करते हैं तभी उसके ऊपर जंग लगता है। अगर सिर्फ हम एयर से एक्सपोज करेंगे तब आयरन पे जंग नहीं लगेगा, एंड अगर सिर्फ हम वाटर से ही एक्सपोज करेंगे तब भी जंग नहीं लगेगा, पूरे वो दोनों से एक्सपोज होना चाहिए तभी आयरन पर रस्ट लगती है, ठीक है। यहाँ पर आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं A, B, C। इन तीनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है, आयरन की नेल्स हैं, आयरन की कील है, ठीक है। तो क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेटिंग द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि आयरन पर रस्टिंग होगी, क्या कंडीशंस जरूरी है उसके लिए, वो समझ रहे हैं। इन ट्यूब A बोथ एयर एंड वाटर आर प्रेजेंट, इन ट्यूब B देयर इज नो एयर डिसॉल्व इन द वाटर, इन ट्यूब C द एयर इज ड्राई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूब जो A है इसमें एयर भी है वाटर भी है आयरन नेल्स के चारों तरफ, ठीक है। ट्यूब B में अगर हम देखें तो इसमें वाटर तो है लेकिन जो एयर है ना वो सेपरेटेड है ऑयल की लेयर से, तो एयर यहाँ तक पहुंच नहीं रही है, तो सिर्फ वाटर है। ट्यूब C की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई वाटर वेपर यहाँ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ ड्राई एयर है। तो कौन सी ट्यूब में आयरन नेल पर रस्टिंग होगी, कौन से ट्यूब में आयरन नेल्स पर जंग लगेगा, रस्टिंग कौन सी कंडीशन में होगी, सिर्फ ट्यूब A में होगी, बिकॉज यहाँ पर जो आयरन नेल है वो एयर एंड वाटर दोनों से एक्सपोज्ड है, जबकि ट्यूब B एंड C में यहाँ सिर्फ वाटर से एक्सपोज्ड है एंड यहाँ सिर्फ एयर से एक्सपोज्ड है। तो यहाँ इन दोनों ट्यूब्स में आयरन नेल पर रस्टिंग नहीं होगी, सिर्फ ट्यूब A में ही होगी। तो यही कंडीशन जरूरी है रस्टिंग होने के लिए, ठीक है। इस एक्टिविटी से हमने समझ लिया इसको, ओके। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। ये जो कोरोजन होता है अलग अलग मेटल्स पर, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। सो सबसे पहले बात करते हैं आयरन के बारे में कि आयरन में रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज। तो इन डिफरेंट तरीकों से आयरन में रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटिंग की। अगर आप पेंट कर दोगे आयरन की लेयर के ऊपर, जो भी आयरन का वो सामान है, आर्टिकल है, अगर उसके ऊपर आप पूरा पेंट कर दोगे तो फिर क्या होगा, वो एक्सपोज नहीं रहेगी
एयर से, जो आयरन की जो लेयर है वो एयर से एक्सपोज नहीं होगी, एंड अगर जो आयरन की वो जो लेयर है अगर वो एयर से एक्सपोज नहीं होगी तो रस्टिंग होगी ही नहीं। तो ऐसे पेंट करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेम ऑयलिंग करके, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं। गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिंक की लेयर हम उस पर कोट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आयरन में रस्टिंग प्रिवेंट होती है। ये होता है गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम की अगर हम प्लेटिंग कर दें आयरन के ऊपर तो इससे भी रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी, बिकॉज जो आयरन का जो एक्सपोजर है एयर एंड वाटर से वो कट ऑफ हो जाएगा एंड रस्टिंग होगी ही नहीं, ठीक है। हम एनोडाइज कर सकते हैं। एनोडाइजिंग में क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम की एक ऑक्साइड की थिक लेयर फॉर्म कर दी जाती है। सो इससे भी क्या होता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। एलॉयज बना के भी रस्टिंग प्रिवेंट करी जा सकती है। कैसे, देखो एलॉय में क्या होता है, एलॉय एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स या टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब मेटल या मेटल का भी एक मिक्सचर हो सकता है, या फिर मेटल या नॉन मेटल का भी जो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है उसको एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो जब एक मेटल या दूसरा मेटल मिक्स कर देते हैं, या फिर एक मेटल या दूसरे नॉन मेटल को हम मिक्स करके जो मिक्सचर बनाते हैं तो वो एलॉय बनता है। तो इससे भी क्या होता है, जो रस्टिंग है, जो कोरोजन है वो प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो एलॉय से भी ऐसा किया जा सकता है। तो गैल्वेनाइजेशन की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जब स्टील एंड आयरन को हम रस्टिंग से प्रिवेंट करते, कोरोजन से हमें प्रिवेंट करना होता है तो हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की हम थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं। तो इससे भी कोरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। एलॉय की हमने बात कर ली, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स और अ मेटल या फिर नॉन मेटल का। एग्जांपल देख, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ अ प्योर मेटल। एक प्योर मेटल से जो एलॉय होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू द प्योर मेटल्स, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ एलॉयज के एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे आयरन क्या है, आयरन में मिक्स कर दिया जाता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब आयरन में हम कार्बन का जो स्मॉल अमाउंट मिक्स कर देते हैं वो हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। देन स्टील एक एलॉय है किसका, आयरन का, निकल का एंड क्रोमियम का, ठीक है। दिस एलॉय इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये जो स्टील एलॉय है ये काफी हार्ड होता है एंड इस पर रस्टिंग नहीं होती है। ब्रास किसका एलॉय है, कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज एलॉय है कॉपर एंड टिन का, एंड सोल्डर एक एलॉय है लेड एंड टिन का, ठीक है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है एंड इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को एक साथ वेल्ड करने के लिए, ठीक है। एमेल्गम किसका एलॉय है, मरकरी विद वन और मोर अदर मेटल्स लाइक सिल्वर। मरकरी के साथ कोई और दूसरा एक या दो मेटल्स हो सकते हैं जैसे कि सिल्वर। तो जो एमेल्गम है ये वो एलॉय है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ एलॉयज के एग्जाम्पल है, ओके। सो फ्रेंड्स, वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझा। सो वी होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू, एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।